वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। यस, ये जो आप देखते हैं कि बाहर के मौसम में सुबह सुबह आपको जो शबनम के कतरे नज़र आ रहे होते हैं डिफरेंट लीव्स के ऊपर, डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर, जो कि आपने ओपन एयर में रखी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रात के वक्त जो है वो जो अर्थ सरफेस होती है, प्लांट्स होते हैं या कोई भी सरफेस जो आपने ओपन एयर में रखी होती है, वो अपनी हीट को लूज़ करती है। जब वो अपनी हीट को लूज़ करती है तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो ये सारी की सारी सरफेसेस जो हैं इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और ये कोल्ड सरफेसेस बन जाती हैं। अब जब ये कोल्ड सरफेसेस बनती हैं तो जो सराउंडिंग एयर है, जो कि मॉइस्ट एयर है, जब इस कोल्ड सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है तो कंडेंसेशन होती है। यानी कि जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं, वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। यानी कि जो मेजर प्रिंसिपल है इसके पीछे वो कंडेंसेशन है। Yes, during the night, the ground and plants lose heat to the open sky and become cold. जी, रात के वक्त वो सारी की सारी हीट रेडिएट कर देते हैं और कोल्ड हो जाते हैं। When warm moist air comes into contact with these cold surfaces, जब वार्म एयर जो सराउंडिंग एयर है, डेफिनेटली सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सरफेस। तो जैसे ही वो इंटरेक्ट करती है इट कूल्स डाउन रैपिडली। एज इट कूल्स द वाटर वेपर इन द एयर लूजेस एनर्जी एंड टर्न्स बैक इनटू लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। What is the effect of pressure and temperature variation on sublimation and deposition? Yes, हमने जब sublimation और deposition को डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि ये कंडीशंस नेसेसरी हैं अगर sublimation होगी, और दूसरी कंडीशंस मैंने बताई थी आपको deposition के लिए। तो देख लेते हैं कि sublimation में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको लिखवाया भी था कि सब्लिमेशन की जो कंडीशन है उसमें हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये दो कंडीशंस होंगी तो हमारे पास सब्लिमेशन होगी, क्योंकि लो प्रेशर के ऊपर लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। और सेम सब्लिमेशन में भी ऐसे ही है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है जबकि लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। उसके बाद है डेपोजिशन। डेपोजिशन हमने एक्सप्लेन की थी, गैस डायरेक्टली जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब सुबह के वक्त या मिडनाइट सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है सरफेसेस का, तो जब एयर जो है वो इस सरफेसेस के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो डायरेक्टली फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब छोटे छोटे आइसी क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? डेपोजिशन। और इसके लिए हमें टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम गैस को क्या कर सकते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू डेपोजिशन। तो ये दो कंडीशंस जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, यस, व्हाई डू वेपर्स फॉर्म ऑन द हैंडल एंड सिलेंडर ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज। जी, आपने देखा कि डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर या फिर जो हमारे पास डिफरेंट पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पे फायर हैजर्ड्स हो सकता है, तो वहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि रेडिश जो है वो सिलेंडर्स रखे होते हैं साइडों पे जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अब वो काम कैसे करते हैं? अब बेसिकली क्या होता है कि उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर बेसिकली कंप्रेस गैस होती है एट हाई प्रेशर। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो वह गैस क्या करती है? सडनली एक्सपैंड करती है। जब वो गैस सडनली एक्सपैंड करती है तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उससे उसका जो हैंडल है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और जब सराउंडिंग एयर उस लो टेम्परेचर सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो वेपर्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। इनसाइड द सिलेंडर गैस इज स्टोर्ड अंडर इनक्रेडिबली हाई प्रेशर। जी, तो इसका प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है,
व्हेन द फायर एक्सटिंग्विशर इज डिस्चार्ज, मतलब जब आप इसको यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं उसका वॉल्व, दिस गैस एक्सपैंड्स वेरी रैपिडली इनटू द एटमॉस्फेयर। तो गैस जो है वो फौरी तौर पे क्या करती है, एक्सपैंड करती है। उसके बाद ड्रामेटिक ड्रॉप इन टेम्परेचर, ये जो सडनली टेम्परेचर का ड्रॉप होना होता है ये कूलिंग प्रोड्यूस करता है और इसको हम एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। बहरहाल ये एडियाबैटिक कूलिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप फर्स्ट ईयर में जाके जो है वो समझेंगे। अभी तक के लिए आप इतना याद रख लें कि जब भी सडन एक्सपेंशन होगी तो वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस होती है। दिस सराउंडिंग एयर हिट्स दिस फ्रीजिंग सिलेंडर सरफेस causing the moisture in the air to instantly condense into visible water vapors or frost। जी, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि उस पर वेपर्स भी, जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो चुका है उस कूलिंग की वजह से तो उसके ऊपर फ्रॉस्ट यानी छोटे छोटे आइसी क्रिस्टल जो हैं वो बन सकते हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्वेटिंग हेल्प टू कूल आवर बॉडी डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यस, आपने इवेपोरेशन का फिनोमेना जो था वो स्टडी किया था और आपने उसमें देखा था कि जो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस को लीव कर जाते हैं। अब होता ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए स्वेट करती है। तो जब स्वेट करती है तो वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी बॉडी की सरफेस पे आ जाते हैं, और उससे ये होता है कि जब ये लिक्विड आपकी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होते हैं, वहाँ से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो आपकी बॉडी में से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ले जाते हैं। तो आपकी जो बॉडी की रिजल्टिंग काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। अगर रिजल्टिंग काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो हमें पता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्वेटिंग वर्क्स थ्रू अ प्रिंसिपल नॉन एज एवेपोरेटिव कूलिंग। यस, इसको आप सिंपल एवेपोरेशन भी कह सकते हैं और इवेपोरेटिव कूलिंग भी कह सकते हैं, दोनों नाम ठीक है। व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है एक्सरसाइज के दौरान, स्वेट ग्लैंड्स रिलीज मॉइस्चर ऑन टू द स्किन। जो आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं कि मॉइस्चर जो है वो आपकी, यानी कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं आपकी बॉडी स्किन के ऊपर प्रोड्यूस करती हैं। एज दिस लिक्विड स्वेट एवेपोरेट्स इनटू द एयर, जब ये इवेपोरेट हो जाता है, इट मस्ट अब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी टू चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो ये क्या करता है कि इसको अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए थर्मल एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। वो जो थर्मल एनर्जी है वो कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा, वो आपकी बॉडी की स्किन से ही अब्जॉर्ब करेगा। इट अब्जॉर्ब दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम योर बॉडी। जी, तो ये आपकी बॉडी से डायरेक्टली क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है, रिड्यूसिंग योर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और उससे होता यह है कि आपकी बॉडी का जो क्यूमुलेटिव टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखें। यस, कंसीडर अ पीस ऑफ मेटल एक्स इनिशियली एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि हमारे पास कोई मेटल एक्स है और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हीटर अंटिल इट रीच अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसको हीट किया है और हीट करने से क्या हुआ है कि ये इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो गया है। द मेटल हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या करना है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो है वो मेटल एक्स के लिए जो है वो बनाना है। तो हम बना लेते हैं अभी। यस, ये देखें, ये देखें। तो हमने क्या करना है कि हमने टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से 0, और मैं इसके ऊपर डिविजन्स लिख लेता हूँ। लेट्स से कि ये 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, इसी तरह से 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसी तरह से 200 डिग्री सेल्सियस, और इसको थोड़ा सा और हमें बढ़ाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। इस तरह से, ओके, 200 देन 250 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट,
फिर 300 डिग्री सेल्सियस एंड देन 400 डिग्री सेल्सियस, और दरमियान में क्या आएगा 350 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे, इस तरफ जो है वो हमने क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है, और इस तरफ हम ले लेंगे टाइम। तो अब कह लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, तो उसने हमें मेटल का नाम दिया है एक्स, और उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। तो जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा तो उस मेटल एक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 250 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, वहाँ पे क्या होगा कि जो मेटल है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जब वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है मज़ीद इंक्रीज़ करेगा, जो कि 400 डिग्री सेल्सियस है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ से मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया और ये 250 तक पहुँच गया। 250 तक जब इसका टेम्परेचर पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फेस चेंज। यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, फेस चेंज, यानी कि जितना भी हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या हीट प्रोवाइड करेंगे वो इसको मेल्ट करने के लिए यूटिलाइज होगा 250 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 250 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, उसके बाद जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो हम मज़ीद हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो क्या करेगा, राइज करेगा। तो यहाँ देखें, जस्ट अ मिनट, ओके, इस तरह से, ठीक है, और ये 250 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये जो मेटल मैंने यूज़ किए यहाँ पे, ये मेटल जो है दैट इज़ एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके फातिमा ईमान, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई अननोन मेटल है और वो मेटल एक्स है, उसका नाम क्या है, एक्स। मुझे नहीं पता कि वो एलुमिनियम है, वो आयरन है, वो क्या है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब उसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि अभी जो मेटल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, हमने उसे क्या किया है, हीट किया है 400 डिग्री सेल्सियस तक। कितना किया है, 400 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, अब जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो हमने देखा कि 250 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब कि जैसे ही हमने यहाँ से हीट करना स्टार्ट किया, देखें इनिशियल टेम्परेचर था, ठीक है, इस इनिशियल टेम्परेचर से हमने जब मज़ीद टाइम के साथ साथ टेम्परेचर यानी हीट प्रोवाइड की है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, तो आपने गौर किया कि इस एक स्पेसिफिक पॉइंट 250 पे जाके हमारा ग्राफ जो है वो फ्लैट हो गया। वो फ्लैट इस वजह से हो गया है, उसकी रीज़न ये है कि इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर मेल्टिंग हो रही है। और हमने ये पढ़ रखा है कि जब फेस चेंज होता है, जब फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। जितनी भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ये देखें ना, जितनी भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं वो सारी की सारी कहाँ यूटिलाइज होती है, बॉन्ड्स तोड़ने में यूटिलाइज होती है और मटेरियल मेल्ट हो जाता है। वंस इट इज़ मेल्टेड, जब वो एक दफ़ा मुकम्मल मेल्ट हो जाता है तो एडिशनल टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट देने से उसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ करता है। आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक वो कंप्लीट क्या हो गया है, मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद जब कम्प्लीटली मेल्ट हो गया तो मैंने दोबारा जब हीट दी तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करना शुरू किया और वो 400 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। ऑलराइट, तो ये ग्राफ है बेसिकली। अब क्लियर हो गया? ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, तो फिर आपको ये ग्राफ समझ आएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट वो ये कहता है फिर आपने इसको कंपेयर करना है मेटल वाई के लिए। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा लिखा नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ कि आपने जो है वो जो क्या कहते हैं उसको, वाई मेटल, एक दूसरी मेटल लेनी है, वाई मेटल लेनी है, उसके लिए भी आपने सेम ग्राफ बनाना है। उसका टेम्परेचर भी इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस था। 100 डिग्री सेल्सियस से जब हमने उसको इंक्रीज़ किया है तो उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 250 डिग्री सेल्सियस है, और फिर हमने उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या किया, इंक्रीज़ किया। तो जब हम उसके लिए भी सेम यही ग्राफ देखें,
इसी ग्राफ को हम बनाएंगे, सेम सारा कुछ जो है वो कम्प्लीटली एक जैसा होगा, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि जो मेटल वाई है उसको मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। यस जी, आप इसकी जगह पे हीट भी ले सकते हैं, ठीक है, आप इसकी जगह पे हीट भी ले सकते हैं, लेकिन अब चूंकि उसने मेंशन किया है यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो उसने आपसे कहा कि टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाना है, तो इसलिए हम टेम्परेचर टाइम ग्राफ बना रहे हैं। अदरवाइज बुक में जो है वो हीट वाला भी कॉन्सेप्ट है, आप हीट भी ले सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से ये जो मेटल वाई है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि मेटल वाई जो है वो मेल्ट होने में क्या होगी, ज़्यादा टाइम लेगी। तो जब मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लेगी तो इसका मतलब है कि उसकी ये वाली जो ग्राफ की जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल ये जो ग्राफ है, इसकी लेंथ जो है वो दूसरे वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑलराइट, तो ये आपने इस तरह से ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये वाला ग्राफ जो है वाई का और वो वाला जो है वो एक्स का है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप यहाँ से, ये सारी बातें जो है वो मैंने कर दी हैं। अब ये जो y है, y का ग्राफ बड़ा क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि मेटल y जो है उसकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, मतलब कि उसको ज़्यादा हीट रिक्वायर है मेल्ट होने के लिए। इस वजह से ग्राफ की लेंथ जो है y के लिए बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू, यस ले लें, एज़ कम्पेयर टू x। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है आपको। ओके, Why does the pressure in a car tire change during a long drive on a hot day? आपने अक्सर सुना है कि मोटरवे के ऊपर टायर बस्ट हो जाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर आप अपनी कार के या किसी भी व्हीकल के टायर्स में हवा फुल रखेंगे, तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो कि टायर और रोड के दरमियान होती है, आपका टायर जो है वो उस फ्रिक्शन की वजह से हीट को अब्जॉर्ब करता है। तो टायर के अंदर गैस होती है और वो जो गैस है वो फिर टायर से हीट को अब्जॉर्ब करती है, तो उसमें उसकी जो कोलिजन्स होती हैं, उसका जो प्रेशर होता है वो पहले से क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसे होता है कि अगर आपने फुल कैपेसिटी में टायर में हवा फुल की हुई है तो एक्सपेंशन ऑफ गैस की वजह से टायर अक्सर बर्स्ट हो जाते हैं। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप 10 to 15 पॉइंट्स टायर में जो है वो कम रखा करें जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि फ्रिक्शन की वजह से जो गैस है या एयर आपकी जो है उसमें टायर्स के अंदर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टायर बर्स्ट होने का ख़तरा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प प्रिवेंट क्रैक्स इन साइड वॉक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर? तो आपको पता है कि कंक्रीट जो है वो नेचुरली एक्सपैंड करता है जब उस पर सन लाइट या सन रेज फॉल करती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो कंक्रीट का है, चाहे वो कोई मेटल ब्रिज है, चाहे आप रेलवे लाइंस जो हैं वो जो हैं वो बिछा रहे हैं कहीं पे, उसका नेटवर्क जो है वो बना रहे हैं, तो आप उन मटेरियल्स की थर्मल एक्सपेंशन को जो है वो लाजमी जो है वो कंसीडर करते हैं, ताकि उसमें थर्मल इफ़ेक्ट की वजह से एक्सपेंशन आने से क्रैक्स ना आ सकें। तो अगर हम इसको केटर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन हो सकती है कि आपने ऐसे मटेरियल यूज़ किए और आपने उनको इतना टाइटली जो है वो प्लेस किया हुआ कि वहाँ पे आपने स्पेस छोड़ी नहीं। जैसे एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं रेलवे लाइंस में, फिश प्लेट्स आप यूज़ करते हैं जहाँ पे आप स्पेस छोड़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन के लिए, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम अपने स्ट्रक्चर्स को मज़ीद सेफ बना सकें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें। इमेजिन यू आर स्टक इन द स्नो विद योर कार, which would be more effective for melting the snow trapped underneath a pot of hot water or a high powered heat lamp? हुआ ये है कि आप कहीं पे बाबू सर टॉप गए हैं, आपकी गाड़ी के टायर के नीचे जो है वो काफ़ी सारी बर्फ़ आ चुकी है, और आप जब एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो आपकी कार जो है वहाँ पे स्टक हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि कुछ बर्फ़ नीचे से कम हो ताकि आप इजीली जो है वहाँ से निकल सकें। अब उसके लिए दो मेथड हैं आपके पास, कि आपको गर्म वाटर दिया जाए, गर्म पानी दिया जाए, उसकी मदद से आप जो है वो उस आइस को मेल्ट करेंगे, या फिर आपको कोई हीट लैम्प दिया जाए। दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा? दोनों में से ज़्यादा बेहतर जो है वो वाटर होगा, हीटेड वाटर होगा। उसकी रीज़न ये है
कि वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब कि हॉट वाटर में थर्मल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू हीटेड लैम्प जो है वो ज़्यादा होती है। तो आप ऐसी कंडीशन में हीटेड वाटर जो है वो यूटिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से जल्दी से आप हीट को आइस को मेल्ट कर सकते हैं। लैंप आप इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, आपको इस बात का पता है कि जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, हो सकता है कि वो कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दें, उसको वो अब्जॉर्ब ही ना करें, क्योंकि वाइट कलर होता है, आपने पढ़ा है कि वाइट कलर इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो दोनों में से वाटर जो है, हॉट वाटर, यस हॉट वाटर जो है वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होगा ऐसे केस में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज evaporation of a water from a plant's leaves help to transport water and nutrients throughout the plant? जी, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जब ये पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो वहाँ पे आप ट्रांसपायरेशन पढ़ते हैं। होता ये है कि जो लीफ की सरफेस होती है, जब उस सरफेस से वाटर ड्रॉपलेट जो है वो इवेपोरेट होता है, तो वहाँ पे एक मोमेंटली जो है वो वैक्यूम बनता है। अब उस वैक्यूम को फिल करने के लिए रूट्स के जो जाइलम सेल्स होते हैं, वो रूट्स से वाटर को क्या करते हैं, टेक अप करते हैं, ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो इस इवेपोरेशन की वजह से जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, वो वाटर को इनटेक करते हैं और फिर अपटेक करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स की तरफ। ठीक है, द नेचुरल अपवर्ड पुल इज ड्राइवन बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जी, मेजर प्रोसेस जो है वो ट्रांसपायरेशन है। एज वाटर इवेपोरेट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द लीव्स, यस, जब वाटर इवेपोरेट करता है लीव से, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर और सक्शन फोर्स इनसाइड द प्लांट। मतलब कि एक वैक्यूम क्रिएट करता है। उस वैक्यूम को आप नेगेटिव प्रेशर भी कह सकते हैं, सक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। द प्लांट्स वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम सेल्स जो हैं, दिस सक्शन एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ। जैसे आप स्ट्रॉ की मदद से कोई भी ड्रिंक इंजॉय करते हैं, तो होता यह है कि जब आप उस स्ट्रॉ को यूज़ करते हैं, तो आप जब उसमें उसको सक करते हैं यहाँ से, तो होता यह है कि यहाँ की जो हवा है वो आप बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बन गया वैक्यूम, तो लिक्विड जो है वो अपटेक होता है और अपटेक होके इस वैक्यूम को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है, और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो अपटेक हो जाते हैं और डिफरेंट प्लांट्स तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई डज एडिंग आइस टू अ ड्रिंक कूल इट डाउन मोर इफेक्टिवली देन एडिंग कोल्ड वाटर? जी, गर्म या ठंडा पानी डालने से पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, जबकि आइस डालने से जो है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी, तो जब आप आइस क्यूब्स डालते हैं, तो आइस क्यूब जो हैं उनको मेल्ट होना होता है। देखें, आपने ठंडा पानी डाला जो कि ऑलरेडी लिक्विड है, और दूसरी तरफ आपने आइस क्यूब्स डाले हैं। मुझे एक्सप्लेन करने, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आपने आइस क्यूब डाला है तो आइस क्यूब जो हैं आइस क्यूब जो हैं उन्होंने मेल्ट होना है। अब उनको मेल्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत है। तो वो जो आइस क्यूब हैं, वो जो वाटर जिसको आप ठंडा करना चाह रहे हैं, उसमें से हीट लेके अपने आप को मेल्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उसको ठंडक देते हैं, नो, वो उस वाटर में से हीट अपटेक करते हैं। जैसे ही वो हीट अपटेक करते हैं तो आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो मेल्ट होते हैं तो वाटर का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। इस तरह से कूलिंग होती है। जबकि अगर आप सिंपल वाटर डालेंगे तो क्योंकि उसकी तो स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, या वैसे भी ये पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल होगा। ओके, अब ये याद रखना है आपने कि व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 11 फॉर्मेटिव है। यस, मैं आपको बता दूं, ये लिखने का मकसद भी यही था कि ये आपने इसको याद नहीं करना, ये फॉर्मेटिव है, क्योंकि हमने इसके टॉपिक को नहीं पढ़ा। तो ये सारे का सारा जो है वो क्या है, फॉर्मेटिव। अपनी बुक्स पे जो है वो निशान लगा लें, या आपने क्वेश्चन याद नहीं करना। ये सुपर कंडक्टिविटी में से आया है और सुपर कंडक्टिविटी फॉर्मेटिव टॉपिक है, तो इसके सिर्फ हमने 10 सवाल याद करने। जी, आपको आज ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, कर दिया जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब मुझे बताएंगे अगर किसी को समझ नहीं आई तो। स्क्रीन क्लियर नहीं है सर। इंटरनेट
ग्लिच आ रहा है इंटरनेट में, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, प्रॉपर अपलोड हो जाएगी, तो आपको नज़र आ जाएगा सब कुछ। इंटरनेट की वजह से आ रहा है। फिजिक्स की क्लास है अमना गुल। ओके, ले लें जी स्क्रीनशॉट। यस, ये देखें, ये पहला क्वेश्चन है फिजिक्स। ओके फातिमा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी, जो फाइल अपलोड हुई है उसमें सारे हैं। ओके, ये दूसरा देखें। ये फ़ाइल वैसे अवेलेबल है, ये हमारी टेक टीम में रोहेल साहब जो हैं वो आपको बार बार मैसेज पे बता रहे हैं कि ये फ़ाइल अवेलेबल है। आप सिंपल एक क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आप जो है वो परेशान हैं, पैनिक कर रहे हैं कि आपने स्क्रीनशॉट लेने ही लेने हैं। ओके, नेक्स्ट, तीसरा। ओके, 4। Okay, this one is 5. ओके, ये भी ले लें दोबारा क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा था। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आगे के ले लिए। अब मैं चलता हूँ, वो एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ये वाला। ओके, मैं अभी बताता हूँ आपको। ओके, कंसीडर करें कंसीडर करें कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, और इस ग्लास ऑफ वाटर में हमारे पास क्या है, वाटर है इस तरह से। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ठंडा करूँ, इस ग्लास ऑफ वाटर को, यानी पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मैं इसको ज़्यादा ठंडा करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसमें जो है वो कोल्ड वाटर ऐड कर दूँ, यानी एक तरीका ये है कि मैं इसके अंदर कोल्ड वाटर ऐड कर दूँ, कोल्ड वाटर ऐड कर दूँ, ठीक है। दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर दूँ, यानी बर्फ़ ऐड कर दूँ। तो दोनों में से ज़्यादा सूटेबल कौन सा होगा, या ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा होगा? तो मैंने आपको ये बताया कि आइस क्यूब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करूँगा, देखिए मैं 3 आइस क्यूब बना लेता हूँ यहाँ पे, एक ये आइस क्यूब है, एक ये आइस क्यूब है। तो मैंने आपके सामने 3 आइस क्यूब्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैंने आइस क्यूब्स जो हैं वो ऐड किए हैं इसके दरमियान, तो होगा क्या कि ये आइस मेल्ट होगी, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी। जब तक हम हीट नहीं देंगे तब तक जो है वो मेल्ट नहीं होगा। तो ये हीट, आइस क्यूब जो है, ये हीट कहाँ से लेंगे? ये बेसिकली जो इस वाटर की जो हीट है, उस हीट को ये क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। यस, इस वाटर की जो हीट है उसको ये क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। जब ये इस वाटर की हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि लेट्स से कि इसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस था, तो वो डाउन होके हो सकता है कि 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, क्योंकि हीट को इन आइस क्यूब्स ने क्या किया, अब्जॉर्ब किया, और ये मेल्ट हो गए। तो इस तरह से आप वाटर को जल्दी से ठंडा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप इसमें कोल्ड वाटर ऐड करें। ये इसकी जो है वो कंसेप्चुअल रीज़न है। जी, क्लियर हो गया?
यस, ओके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।